तो आइए फिर से देखते हैं हम अपने इस लेक्चर को। ये भी फर्स्ट जो यूनिट है उससे संबंधित ही है। इसमें हम समावेशी शिक्षा को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि भाई समावेशी शिक्षा क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्या है, आज के समय में इसके सामने कौन कौन सी बाधाएं हैं, और थोड़ा सिद्धांत भी हम इसको देखेंगे। समावेशी शिक्षा और समावेशी शिक्षा के मॉडल को भी देखेंगे, प्रतिमानों को भी देखेंगे। ठीक है, तो 4-5 कॉन्सेप्ट को समझना है समावेशी शिक्षा में महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा 4 नंबर में सवाल पूछता है और 16 नंबर का सवाल भी पूछता है समावेशी शिक्षा का। देखो, समावेशी आपकी किताब का ही नाम है, समावेशी विद्यालय समावेशी शिक्षा का सृजन है ना, किताब का ही नाम है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि समावेशी होता क्या है, समावेशी विद्यालय क्या होता है और समावेशी विद्यालय में समावेशी शिक्षा क्या होती है, इसको समझते हैं, समझने का प्रयास करो। देखो, प्राचीन काल में जस्ट कॉन्सेप्ट समझो। जो पहले का समय था ना, पहले के समय में होता क्या था कि जो दिव्यांग लोग होते थे, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि एक प्रकार का बच्चा सामान्य बालक होता है और एक होता है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक यानी जो सामान्य नहीं है वो विशिष्ट होते हैं, और विशिष्ट में सभी आते हैं। वो दिव्यांग भी हो सकता है, वो श्रवण बाधित भी हो सकता है, वो मंद बुद्धि भी हो सकता है, वो तीव्र बुद्धि भी हो सकता है, वो कोई आपराधिक बालक भी हो सकता है, वो पिछड़ा बालक, ओबीसी बालक, ये सारे के सारे विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो भी सामान्य नहीं, सारे विशिष्ट कहलाते हैं। तो पहले के समय में इन लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। क्यों नहीं दी जाती थी? क्योंकि समाज यही मानता था कि यार क्या देनी है किसी विकलांग को शिक्षा, या जो पहले से बहरा है, गूंगा है, लंगड़ा है, उसको क्या पढ़ाना है, समाज पर बोझ है। और इनको भी, ओबीसी आदि को भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो इनको जब शिक्षा नहीं दी जाती थी तो पहले का ऐसा प्रावधान था। लेकिन बाद में ना इनको शिक्षा दी जाने लगी। लेकिन कैसी शिक्षा दी जाती थी? सेपरेट। सेपरेट का मतलब कि अलग से विद्यालय में इनको पढ़ाया जाता था और सामान्य बच्चों को अलग से विद्यालय में पढ़ाया जाता था। इससे समाज में भेदभाव क्रिएट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ये सामान्य बालक होते हैं ये अलग से पढ़ेंगे, ये जो विकलांग बालक अलग से पढ़ेंगे, तो इनके बीच में हमेशा एक भेदभाव बना रहेगा। ये अपने को उच्च मानेंगे, निम्न मानेंगे, ये हमेशा भेदभाव करते रहेंगे दूसरे, है ना। मतलब ये ज़्यादा भेदभाव करेंगे। सामान्य बालक, ये बालक तो हमेशा निम्न ही रहेंगे। तो इसी समस्या के समाधान के लिए हम एक शिक्षा की व्यवस्था लेकर आए, उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि जहां हम इन दोनों बालकों को साथ में पढ़ाते हैं, एक ही जगह पर, एक ही विद्यालय में, एक ही पाठ्यक्रम, उसको ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो पहले इनको पढ़ाया नहीं जाता था, बाद में अलग अलग विद्यालय की स्थापना करनी पड़ी। लेकिन हमें देखा कि इससे भेदभाव बढ़ रहा है समाज में, तो हमने फिर समावेशी विद्यालयों का सृजन किया जहाँ सबको एक साथ पढ़ाया जाता है, ताकि कोई भेदभाव ना हो, सबको समानता मिले। तो जस्ट आपने समझा कि भी समावेशी शिक्षा क्या होती है और समावेशी शिक्षा की ज़रूरत क्यों पड़ी है हमें समाज में। अभी आवश्यकता को देखेंगे। तो ये आपने थोड़ा समझा समावेशी शिक्षा। अब देखते हैं कि सवाल कैसा बनता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं आवश्यकता का विस्तार से वर्णन कर, ये महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा भी गया है कि समावेशी शिक्षा है क्या, ये समझना है। और इसकी आवश्यकता क्यों है, हमें भाई क्यों पढ़ाना चाहते हैं हम, क्यों चाहते हैं हम बच्चों को एक साथ पढ़ाना, अलग अलग पढ़ा दो ना, ये जो विकलांग बच्चा उसको मत पढ़ाओ, जो सामान्य बच्चा उसको पढ़ाओ, क्यों पढ़ा रहे हैं इनको। तो आवश्यकता क्या है इसकी, इसको देखना है। तो देखते हैं समावेशी शिक्षा है क्या। समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी शिक्षा शिक्षा प्रदान करने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सामान्य बालकों और विशिष्ट बालकों को एक ही छत के नीचे, एक ही साथ, एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाती है, उसे ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो समावेशी शिक्षा क्या है? एक ऐसी शिक्षा पद्धति है, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, सामान्य बालक समझते हैं ना, जो सामान्य है, और विशिष्ट है जो अलग है, उन बच्चों को एक ही साथ, एक ही छत के नीचे, एक ही प्रकार की शिक्षा जब दी जाती है, उसे ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। और ऐसी शिक्षा जिन विद्यालयों में दी जाती है उसे समावेशी विद्यालय कहते हैं। तो कई प्रकार के विद्यालय हो सकते हैं। एक सेग्रीगेट विद्यालय होता है जहाँ केवल मतलब सामान्य बच्चा पढ़ रहा है। एक ऐसा विद्यालय भी होता है जहाँ केवल विशिष्ट बालक ही पढ़ रहे हैं। लेकिन एक ऐसा विद्यालय भी होता है जहाँ दोनों मिलकर पढ़ते हैं। तो ऐसे विद्यालय को समावेशी विद्यालय कहते हैं, जहाँ सामान्य बच्चा भी हम जैसा, तुम जैसा भी पढ़ता है, और विशिष्ट बच्चा अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा ये भी पढ़ता है। तो इसको सामान्य, इस प्रकार के विद्यालय को समावेशी विद्यालय कहते हैं। तो समावेशी शिक्षा का आपको अर्थ पता लगा कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जहाँ पर सामान्य बच्चा और विशिष्ट बच्चा एक ही कक्षा में एक ही प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसी शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहते हैं। और जिन विद्यालयों में, स्कूलों में ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती है उसे समावेशी विद्यालय कहते हैं। इस संसार में सभी बालक एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बालक शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक होते हैं जिन्हें सामान्य बालक कहते हैं।
तो जो भी अपने शारीरिक मानसिक रूप से ठीक है सामान्य बालक हैं, और कुछ बालक शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक नहीं होते हैं जिन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। तो शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक नहीं है, शारीरिक रूप से हो सकता कोई अपंग है, लूला लंगड़ा बहरा, और मानसिक रूप से पागल है, मंद बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, तो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। जब इन दोनों प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है उसे ही विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। सामान्य नहीं, विशिष्ट वर्ड उसे ही समावेशी है, उल्टा सीधा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कुछ नोट में कभी बार गलत हो जाता है। समावेशी शिक्षा वही मतलब कि जब दोनों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बताया कि भाई दो बालक एक जैसे कभी नहीं हो सकते हैं, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, और जब दोनों प्रकार के बच्चों को हम एक साथ पढ़ाते हैं उसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार की शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य होता है, विशिष्ट बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है ताकि वे भी अपने आप को समाज का हिस्सा माने, न कि समाज से अलग थलग रहे। तो इसका उद्देश्य क्या समावेशी शिक्षा का, कि जो ऐसे विशिष्ट बालक होते हैं यानी लूले लंगड़े बहरे ये हैं, वो भी समाज की शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े। शिक्षा की मुख्य धारा का मतलब समझते हो? शिक्षा की मुख्य धारा का मतलब कि जो शिक्षा हम सामान्य बच्चों को दे रहे हैं ना, उसी शिक्षा की धारा से वो भी जुड़ जाएं, उसको भी हम उसी धारा में लेके आ जाए। जैसे एक धारा आपने देखी होगी, जैसे मान लो गंगा की एक धारा है, नदी गंगा बह रही है, ठीक है। अब बहुत सारी छोटी छोटी नदी नाले भी गंगा में बहते रहते हैं, ठीक है। अगर ये अलग से बहेंगे तो इनका कोई अस्तित्व, इन नालों नदियों का कोई अस्तित्व नहीं है। इनका अस्तित्व तभी है जब गंगा में मिले, यानी गंगा मुख्य धारा है और उस धारा में छोटी छोटी नदी नाले मिलकर भी गंगा को मतलब आगे बढ़ाते हैं, समुद्र में मिलते हैं, तभी अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं, नहीं तो नदी नाले तो कहीं विलुप्त हो जाएंगे। गंगा मुख्य धारा है, ठीक है। तो यही है जो शिक्षा की मुख्य धारा है। यदि हम इन विशिष्ट बालकों को नहीं पढ़ाएंगे तो ये तो कहीं ऐसे समाज में खो जाएंगे या अपना डेस्टिनेशन में तो कोई पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमको इसको मुख्य धारा से जोड़ना है ताकि वे भी समाज को अपना हिस्सा माने और ना कि समाज से अलग थलग रहे। तो समावेशी शिक्षा का आपने मतलब समझ दिया। ऐसी शिक्षा जहाँ सामान्य बच्चा और विशिष्ट बच्चों को हम एक साथ पढ़ाते हैं, इस प्रकार की शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहते हैं। जिन स्कूलों में पढ़ाई जाती है उसको समावेशी विद्यालय कहा जाता है। हमने थोड़ा और एक्सप्लेन किया कि भाई इस संसार में दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं, अपंग होते हैं, अक्षम होते हैं। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उसको हम विशिष्ट बालक कहते हैं। और ऐसे जो बालक होते हैं, यदि कोई पूर्ण विशिष्ट होता है, मतलब मान लें कोई पूरा अंधा ये बालक है, तो फिर तो उसके लिए अलग से स्कूल ही बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन माने कोई कम अंधा है, थोड़ा बहुत देख पा रहा है, या फिर कोई पूरा ही पागल है, तो भाई अलग से स्कूल बनाएंगे। लेकिन थोड़ा सा हो सकता है मंद बुद्धि है, तो तब उनको हम सामान्य यानी जो समावेशी विद्यालय में ही पढ़ा लेते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? ताकि उनको भी हम मुख्य धारा से जोड़ पाएँ और वो भी अपने आप को समाज का हिस्सा माने। क्योंकि जब आप किसी इस प्रकार के बच्चे को अलग से पढ़ाएंगे ना, मान लो जो दिव्यांगजन है, बहरे लूले लंगड़े हैं, तो जब वो फिर समाज में आएंगे ना, वो नौकरी करने के लिए कहीं भी, तो समाज में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा कभी भी, वो हमेशा अलग थलग ही रहेगा। तो इसीलिए हम समावेशी शिक्षा का प्रावधान करते हैं ताकि समाज में एडजस्ट करें। परिभाषा आपने देख ली है। अब देखते हैं समावेशी जो शिक्षा है भाई, उसकी हमें थोड़ा और भी मैंने आगे यहाँ पर समावेशी शिक्षा के बारे में लिखा है। सन 1990 में थाईलैंड में जोग्रेशियन विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहाँ से समावेशी शिक्षा की अवधारणा जन्म लिया था। तो समझ रहे हो ना, 1990 से पहले तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो इस प्रकार के विशिष्ट बालक हैं और सामान्य बालक हैं, दोनों को एक साथ पढ़ाया जाए। इससे पहले लोग यही मानते थे कि छोड़ो ना, क्या ही पढ़ाना है, जब पढ़ाओ भी तो उनको अलग से स्कूल में पढ़ाओ, हम साथ में क्यों पढ़ाएं। लेकिन पहली बार एक सम्मेलन हुआ था, इसको याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं पेपर में, जोग्रेशियन विश्व सम्मेलन, जो थाईलैंड में हुआ था। थाईलैंड समझते हो, एक देश का नाम है। बैंकॉक नाम सुना होगा। बैंकॉक तो अय्याशी के लिए मशहूर है, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। मतलब लोग अय्याशी के लिए जाते हैं बड़े बड़े, मतलब वहाँ की जो समझते हो कैसा देश है। तो वहीं हुआ था। चलो हालांकि बदनाम तो है, बदनाम तो नहीं कह सकता। आपने कुछ सुना होगा ना, सफ़ेद हाथी बैंक यहाँ थाईलैंड में पाए जाते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मतलब कुकर्म होते रहते हैं। तो इसने चलो कुछ अच्छा काम तो किया, जोग्रेशियन विश्व सम्मेलन करवाया, और जहाँ से पहली बार इस समावेशी शिक्षा का अवधारणा ने जन्म लिया कि भाई बच्चों को साथ में हमको पढ़ाना है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा का सामान्य से मतलब ही है कि जब हम साथ में बच्चों को पढ़ाते हैं, समावेश करना, किसी चीज़ को आपस में जोड़ देना, उसको ही कहते हैं। तो ये आपने परिभाषा देखी और इसको लिख रखे, जोग्रेशियन जो विश्व सम्मेलन हुआ था, इस पर थोड़ा सा पेपर में लिख देना कि हाँ ऐसा हुआ। अब देखते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। भाई क्यों पढ़ाना है हमको समावेशी शिक्षा, क्या ज़रूरत है हमको। भाई अलग अलग पढ़ाओ ना, या मत पढ़ाओ, जो लूले लंगड़े बहरे हैं क्यों पढ़ाएं उनको, है ना। ऐसा भी मन में विचार आ सकता है, लेकिन क्यों पढ़ाएं, यही का उत्तर हमें ढूंढना कि क्यों आवश्यकता है। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता को निम्न बिंदु से हम समझ सकते हैं। तो पहला जो है इसकी आवश्यकता भेदभाव मुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है।
जो समाज में भेदभाव होता है, जो ऐसे दिव्यांगजन होते हैं उनके प्रति लोगों का नकारात्मक नज़रिया होता है, उसको यदि हमें उस प्रकार का भेदभाव को दूर करना है ना, तो हमें समावेशी शिक्षा देनी पड़ेगी, दोनों बच्चों को साथ में पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए आवश्यकता है। दूसरा, सामाजिक बुराइयों को दूर करने में भी आवश्यक है। समाज में ऐसे पीढ़ियाँ, इस प्रकार की रूढ़ियाँ हैं जो कई मानते हैं कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो समाज पर बोझ होते हैं, माता पिता पर बोझ होते हैं, इसलिए हमको उनको नहीं पढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार की लोगों की जो बुराइयाँ हैं समाज में, जो उनके प्रति दिमाग में इस प्रकार कचरा भरा हुआ है, उसको दूर करने के लिए भी आवश्यक है समावेशी शिक्षा। तीसरी, क्यों है समावेशी शिक्षा जरूरी? तो छात्रों में सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है, समाज में वो आ सके, अपने आप को एडजस्ट कर सके, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, इसलिए आवश्यक होती है। चौथा, कम खर्चीली प्रणाली भी है। कैसे? तो भाई अगर आपको सामान्य बच्चे के लिए अलग स्कूल बनाओगे, विशिष्ट बच्चे के लिए अलग स्कूल बनाओगे, तो यहाँ पर अलग से टीचर भी रखना पड़ेगा, तो अलग से खर्चा नहीं करना पड़ रहा, इनके लिए अलग बनाओ, इनके लिए अलग बनाओ, तो एक काम करो ना, दोनों को एक साथ पढ़ा दो एक ही विद्यालय में, तो खर्च कम होगा आपका, कम शिक्षक रखने पड़ेंगे, एक ही विद्यालय में सब कुछ हो जाएगा, तो खर्चीली कम प्रणाली है। विशिष्ट बालक को सामान्य धारा से जोड़ना है। तो विशिष्ट बालक है सामान्य धारा का मतलब समझ रहे हो ना, यानी जो मुख्य धारा बह रही है, जो भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रही है गंगा, उस गंगा से जोड़ना है, नहीं तो इनका तो समाज में विलुप्त हो जाएंगे। छोटी छोटी नदी नाले यदि गंगा में ना मिले तो क्या लगता है आपको, समुद्र तक पहुँचेंगे, वहीं पर पता नहीं कहाँ विलुप्त हो जाएंगे, कोई पहचान नहीं पाए, कुछ अपना अस्तित्व तो नहीं है इनका। तो मुख्य धारा से जोड़ना है, इसलिए ज़रूरी है। समायोजन में सहायक है, समाज में वो एडजस्ट कर पाए अपने आप को, परिवार में, समाज में, नौकरी में, तो इसके लिए भी ज़रूरी है। बच्चों में के आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होता है। तो जो दिव्यांगजन होते हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जब वो एक स्वस्थ बच्चे के साथ रहेगा, घुलेगा मिलेगा, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा उसका। अलग थलग रहेगा तो फिर हमेशा डिमोटिवेट होता रहेगा। अगला है, छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में भी सहायक होता है। तो समावेशी शिक्षा क्यों ज़रूरी है, क्यों हम बच्चों को एक साथ पढ़ाएं, क्यों हम दिव्यांगजनों को शिक्षा प्रदान करें, क्यों उनको भी सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाएं, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इनको। भेदभाव मुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है समावेशी शिक्षा। कैसे? समावेशी शिक्षा समावेशी विद्यालयों में सामान्य बच्चों और विशिष्ट बच्चों को एक साथ दी जाती है, जिससे बच्चे एक दूसरे के प्रति सहयोग एवं मैत्रिक भावना रखते हैं और भेदभाव की भावना समाप्त होती है, और कक्षा कक्ष में भी शिक्षक सबको पढ़ाता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, इसलिए यह शिक्षा भेदभाव मुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है। तो भेदभाव मुक्त शिक्षा प्रदान के लिए आवश्यक है, क्यों? क्योंकि दोनों प्रकार के सामान्य बच्चा और विशिष्ट बच्चा एक साथ पढ़ रहा है, इससे बच्चों में सहयोग मैत्रिक भावना का विकास होता है। यानी सामान्य बच्चा और जो विशिष्ट बच्चा, दोनों में एक प्रकार से अलगाव की स्थिति नहीं बनती है। वो बच्चा भी सोचता है कि हाँ हाँ यार, मेरा ही मित्र है, मेरा ही दोस्त है, तो ऐसी भावना का विकसित होती है, यानी भेदभाव खत्म होता है। और कक्षा कक्ष में शिक्षक भी सबको एक साथ एक ही तरह से पढ़ाता है, इसके कारण भी जो भेदभाव होता है समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें समाज में यदि भेदभाव को समाप्त करना है तो हमें समावेशी शिक्षा देनी पड़ेगी। तो पहली आवश्यकता है समाज में, जो हमें भेदभाव खत्म करना है, इसलिए समावेशी शिक्षा देते हैं हम। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से पढ़ो चीज़ों को, ठीक है। अब दूसरा है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने में आवश्यक है। कैसे? प्रायः समाज में अपंग बच्चों के प्रति नकारात्मक धारणा व्याप्त है कि अपंग बच्चे समाज पर बोझ होते हैं, इसलिए उन्हें शिक्षा नहीं देनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, है ना। समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चों को विशिष्ट बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है, इसलिए समावेशी शिक्षा सामाजिक बुराइयों को दूर करने में भी सहायक होती है। तो वही कि भाई जो कई सारे ऐसे लोग हैं आज भी वो नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं कि भाई ऐसे बच्चे तो समाज पर बोझ हैं, समाज को पालना पड़ेगा, माता पिता को पालना पड़ेगा, तो फिर इनको जब बोझ ही बने हुए तो क्यों इनको शिक्षा दें। तो वही कह रहा है कि भाई इस प्रकार के लोगों की जो जो गलत धारणाएं हैं ना, इनको समाप्त करना है हमें उनको एक साथ लेकर आना, बच्चों को भी, ताकि वो भी आगे बढ़े, जीवन के उच्च क्षेत्र को छुए, आगे बढ़े। तो ऐसे कई सारे दिव्यांग लोग भी होते हैं भाई, जीवन के बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हैं। तो इस प्रकार के जो लोग इस प्रकार की धारणा रखते हैं ना, हमें उसको भी दूर करना है, इन लोगों की धारणा को मतलब कायम नहीं होने देना है कि बोझ हैं, बल्कि वो भी अपने पाँव पर खड़े हो सके, इसलिए हमको समावेशी शिक्षा देनी है। तो सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी आवश्यक है समावेशी शिक्षा। आइए समझिए तीसरा पॉइंट है, छात्रों के सामाजिक विकास में सहायक है। यदि विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा दी जाती है, तब वे विशिष्ट बालक समाज से अलग हो जाते हैं और इसके कारण उनका सामाजिक विकास नहीं हो पाता। समावेशी शिक्षा के तहत दोनों प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, जिससे उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। तो क्या करें कि सामाजिक मूल्यों या समाज की विकास के लिए आवश्यक है। कैसे? यदि एक विशिष्ट बालक को आप अलग से शिक्षा दोगे ना,
तो समाज में कभी भी समाज के लायक नहीं बन पाएगा, या वो अलग ही रहेगा कि यार समाज तो अलग है, मुझे बुरा दृष्टि से देखता है, यानी बचपन से अलग रहेगा वो। तो फिर उसमें सामाजिक मूल्यों का कभी विकास ही नहीं हो पाएगा। समाज में कैसे रहना है, कैसे बात करना है, क्या करना है, वो कभी भी घुल मिल नहीं पाएगा समाज में, अलग थलग रहेगा वो। तो इसलिए हमको दोनों को साथ में पढ़ाना है, ताकि बचपन से ही उसको याद रहे, सब कुछ रहे कि हाँ हाँ अच्छे बच्चे भी हैं हमारी क्लास में, स्वस्थ भी है, दिव्यांग भी है, थोड़ा मंद बुद्धि भी है, तो सब कुछ एडजस्ट है इस समाज में। भाई इन्हीं लोगों से समाज बना है ना। तो जब इस प्रकार वो पहले से ही बचपन से इनके साथ है, तो आगे चल के भी समाज में एडजस्ट करेगा अपने आप को, यानी समाज में विकास करता हो। तो छात्रों के सामाजिक विकास में भी सहायक है ये। तो ये भी आपने पॉइंट समझ लिया है। अगला पॉइंट देखते हैं, कम खर्चीली प्रणाली है। भारत जैसे विशालकाय देश में छात्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना एक कठिन कार्य है और खर्चीला कार्य भी है। यदि विशेष बालकों को अलग से पढ़ाया जाए तो हमें अलग से विद्यालयों, प्रशिक्षित अध्यापकों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए पैसा अधिक खर्च होगा। इसी के चलते समावेशी शिक्षा को महत्व दिया गया है, ताकि सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में एक ही शिक्षक पढ़ाएं, ताकि अधिक धन खर्च ना हो, है ना। तो सामान्य से पॉइंट था कि कम खर्चीली प्रणाली है। यदि आप अलग से विद्यालय बनाओगे दिव्यांगजनों के लिए, मंद बुद्धि के लिए, और सामान्य बालक के लिए अलग बनाओगे, तो भाई अलग से आपको टीचर भी रखना होगा, आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, पूरा का पूरा विद्यालय बनाना होगा, सबको सुविधा देनी होगी। तो इतना पैसा कहाँ आपके पास, खस्ता हालत है वैसी देश की। तो एक काम करो ना, एक ही विद्यालय में दोनों बच्चों को पढ़ा दो, ताकि खर्चा कम हो शिक्षा पर। तो ये भी है कि समावेशी शिक्षा से खर्च भी बचता है। समझ रहे हो ना, आवश्यकता क्यों है समावेशी शिक्षा की, क्यों करा रहे हैं हम, तो इन चीज़ों के लिए है। अगला है, विशेष बालकों को सामान्य बालकों से जोड़ना है। विशेष बालकों को सामान्य धारा से जोड़ना है। सामान्य धारा का मतलब वही समझ रहे, जो मेन स्ट्रीम चल रही है देश में। यदि विशेष बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा दी जाती है, तो विशेष बालक अपने आप को सामान्य छात्रों से अलग समझते हैं, अपने आप को सामान्य छात्रों की तरह सक्षम नहीं मानते, और वे सामान्य धारा से अलग हो जाते हैं। समावेशी शिक्षा में सभी को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि समान धारा से उन्हें जोड़ा जा सके। तो पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि हम अलग से ही शिक्षा देंगे विशेष बालकों को, सामान्य बालकों को अलग शिक्षा देंगे, तो जो बालक हैं कभी भी मेन धारा से नहीं जुड़ पाएंगे। मेन धारा का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो मेन धारा बह रही है, जो आगे जाके उनको रोजगार प्रदान करेगी, यानी जो गंगा बिल्कुल सागर में मिल रही है। ये मेन, जो मेन का मतलब यही होता है, जो जब हम मेन धारा की बात करें, यानी जो सामान्य बच्चे हम जिनको पढ़ा रहे हैं, तो जब हम इन बच्चों को इनके साथ नहीं लाएंगे, जोड़ के साथ नहीं पढ़ाएंगे, तो भाई अपने आप में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, कहीं खो जाएगा, या कोई मतलब कोई महत्व नहीं है। भाई इन नालों, नदियों, नालियों का अपने आप में कोई महत्व थोड़ी है। यदि गंगा में ना मिले तो ये तो कहीं विलुप्त हो जाएंगे अपने आप में। तो वही है कि यदि हम इनको अलग से शिक्षा देंगे, एक साथ शिक्षा नहीं देंगे, तो भाई ये समाज में कुछ कर नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको उनको मुख्य धारा से जोड़ना है, इसलिए ज़रूरी है। समायोजन में सहायक है। जब विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है, तब वे अपने आप को समाज का ही हिस्सा मानते हैं, ना कि समाज से अलग, जिसके कारण समाज में, परिवार में, व्यवसाय में बालकों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, खुद को एडजस्ट कर पाते हैं। इसलिए बालकों को समायोजन के लिए समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है। तो क्या करें कि जब हम विशिष्ट बालकों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देते हैं, तब वो अपने आप को समाज का हिस्सा मानते हैं कि हाँ हाँ मैं भी समाज का हिस्सा हूँ। वो अपने परिवार के साथ हैं, अपने दोस्तों के साथ है, या फिर स्कूल में है, आगे जाके नौकरी करेगा, तो हर जगह अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा। और यदि ऐसा नहीं है ना, तो आगे जाके उसको एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है अपने आप को। तो समायोजन के लिए ज़रूरी होती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है बच्चे। जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, मतलब जो बॉयज़ स्कूल में पढ़ते हैं। मान ली कल्पना करो कि एक लड़का है जो जीवन भर उसने खाली बॉयज़ स्कूल में ही पढ़ा है, लड़के लड़के हैं, और भविष्य में उसको नौकरी करनी पड़ी एक ऑफिस में जहाँ केवल लड़कियाँ हैं, तो भाई ये तो दिन भर शर्माता ही रहेगा, एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा अपने आप को। हर समय उसको हिचकिचाहट ही रहेगी, यार कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे बात करूं, ये लड़की मुझे देख रही है, कर रही है। वो एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा अपने आप को। तो यही कल्पना करो ना कि यदि दिव्यांग बच्चों को अलग ही स्कूल में पढ़ाएंगे, तो भविष्य में जब वो समाज में जाएगा, तो समाज में तो उसको ज़्यादातर सामान्य बच्चे दिखेंगे, तो एडजस्ट थोड़ी करेगा अपने आप को। हर समय वो महसूस, मतलब हिचकिचाहता रहेगा, हर समय वो नर्वस रहेगा, यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वही है ना, समाज में समायोजन करने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले से ही साथ में पढ़ाएं ना उनको, ताकि आगे जाकर जब जाए तो उसको समायोजन में आसानी हो सके। अगला पॉइंट है, बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक है। जब सामान्य बच्चे और विशेष बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, तो वे खुद को समाज का हिस्सा मानते हैं, और स्कूल में, परिवार में, समाज में खुद को समायोजित कर पाते हैं। इससे इन बच्चों में नकारात्मक विचारों का पतन होता है, और उसमें आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।
तो जो पहले वाले पॉइंट से ही मैंने आगे कनेक्ट कर दिया कि जब वो खुद को समाज में समायोजित करते हैं तो इस प्रकार के नकारात्मक विचार जो होते हैं ना कि यार मैं तो बहुत नीच हूँ, मैं समाज पर बोझ हूँ, माता पिता पर बोझ हूँ, समाज मुझे नकारात्मक दृष्टि से देखता है, इस प्रकार के नकारात्मक विचार उसके लगभग समाप्त हो जाते हैं। वो अपने आप को समाज का हिस्सा मानता है। अब जब नकारात्मक विचार खत्म होंगे तो निश्चित रूप से उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, वो भी अपने आप को बेहतर समझेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो इससे क्या होगा भाई, आत्मविश्वास बढ़ेगा उस बच्चे का। तो ये भी सामान्य से पॉइंट था कि आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक है। अलग थलग पढ़ाएंगे तो उसका कभी आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा, वो हमेशा डिमोटिवेट होता रहेगा। क्योंकि सामान्य सी बात है ना, मान लें दिन भर में एक जैसे लूले लंगड़ू बच्चों को ही देखता रहूँ, मैं भी खुद वैसा ही हूँ, तो मेरा भी डिमोटिवेट होता रहूँगा ना कि यार सारा जीवन ही खत्म है, भगवान ने क्या बना दिया, फिर ऐसा डिमोट। अब दिन भर में बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चों को भी देख रहा हूँ तो मेरा भी मोटिवेट बैठ के हाँ ठीक है यार, समाज में बहुत प्रकार के बच्चे हैं। या कल्पना करो एक बच्चा बहरा है और सारे बहरे ही बच्चे हैं, तो वो भी सोचेगा यार कितने सारे बहरे हैं। और मान लें कई प्रकार के बच्चे अच्छे भी, गूंगे भी, बहरे भी, तो भी सोचेगा ना कि चलो यार मैं भी हूँ, दूसरा भी तो है, दूसरा तो लंगड़ा है, मैं ऐसा हूँ। तो ये फिर आत्मविश्वास बढ़ेगा, दूसरों को देखकर हौसला आता है। अगला है छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में सहायक है। समावेशी शिक्षा के तहत सभी बच्चों की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रायः दो शिक्षक होते हैं। एक सामान्य शिक्षक होता है और एक विशिष्ट शिक्षक होता है जो सभी बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं को समाधान करता है। ठीक है, तो छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में भी सहायक होती है। क्यों? क्योंकि अक्सर जो समावेशी विद्यालय होते हैं ना, जो भी ऐसा विद्यालय होता है, उन दो शिक्षक होते हैं। एक सामान्य शिक्षक होता है और एक विशिष्ट शिक्षक भी होता है। विशिष्ट शिक्षक समझते हो ना, कि माने एक ऐसा शिक्षक है जो लूला लंगड़ा है, वो भी शिक्षक है। आपने कभी देखा होगा जब हम पढ़ते थे तो हमारे स्कूलों में ना, जब मैं 12वीं में पढ़ता था तो एक शिक्षक था, बिल्कुल अंधा था, वो कुछ नहीं आंखें देखता था। उसको बच्चे पकड़ पकड़ के स्कूल में लाते, सामाजिक विज्ञान पढ़ाता था वो टीचर। हम तो साइंस पढ़ते थे, लेकिन वो जो 12वीं में आर्ट साइड के थे उनको पढ़ाता था। अंधा था पूरी तरह। कई बार तो मतलब मैं तो कभी नहीं लेके आया, क्योंकि हम तो साइंस वाले थे तो हम इतना नहीं जानते थे उनको, मतलब कम ही बोलचाल होती थी, नमस्ते आदि। बाकी बच्चे उसको पकड़ पकड़ के लाया करते थे सरायखेत स्कूल से, ऐसे करके उसको पहुंचाते थे। और फिर वो शाम को भी ऐसे उसका बच्चा आता लेने के लिए। तो ये देख रहे हो कैसा टीचर है, विशिष्ट टीचर है, यानी जो सामान्य टीचर नहीं है। तो समावेशी विद्यालय में ऐसे ही टीचर होते हैं, एक सामान्य शिक्षक होता है और एक विशिष्ट शिक्षक होता है, और ये दोनों के दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों के दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे तो इससे बच्चों की समस्या का समाधान होगा ना। जो बच्चे समान, मतलब जो बच्चे पहले ऐसे लूले लंगड़े बहरे हैं, तो जो विशिष्ट शिक्षक है उन पर ध्यान देता रहेगा कि अच्छा इनकी ऐसी समस्या होती है तो मैं ऐसा समाधान करूँगा, अच्छा इनको ये समस्या तो ऐसे समाधान करूँगा। ठीक है, विशिष्ट शिक्षक का मतलब ये नहीं कि अंधा ही होगा, हो सकता है कोई लूला लंगड़ा हो, तो इस प्रकार का टीचर भी होता है। तो दो प्रकार के टीचर होते हैं सामान्यतः ऐसे विद्यालयों में। ठीक है, तो ये था समावेशी शिक्षा के तहत हमने समझने की कोशिश की कि जो समावेशी शिक्षा होती है भाई, समावेशी शिक्षा क्या होती है, और जो समावेशी शिक्षा है उसमें क्यों आवश्यक है समाज के लिए समावेशी शिक्षा। तो ये महत्वपूर्ण सवाल था, मुझे उम्मीद आपने इसको समझ लिया होगा। समझ पाए नहीं समझ पाए? समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल हमने देख लिया, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है जो है एक साथ पढ़ाते हैं। समावेशी शिक्षा की क्यों ज़रूरत है, तो भाई समावेशी शिक्षा की बहुत कारण से ज़रूरत है। समाज में जो इस प्रकार की जो भेदभाव है उसको ख़त्म कर देना है। समाज में जो रूढ़िवादी धारणा है इस प्रकार के बच्चों के प्रति, उसको ख़त्म करना है। इन बच्चों में समायोजन के लायक हमें उनको बनाना है ताकि आगे जाके समायोजित कर पाए। उनको में आत्मविश्वास की हमें वृद्धि करनी है, आगे रोज़गार आगे मिल पाए उनको। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट थे, एक बार उन पॉइंटों को जस्ट याद कर लेना है और दिमाग में आते रहेंगे तो लिख देना है। मतलब आपको मेनली ये पॉइंट याद होने चाहिए। एग्ज़ाम में एक पॉइंट को लिख दोगे, उसके पीछे तो आप अगर खिचड़ी भी बना दोगे ना, कुछ भी लिख दिया तो भी चल जाएगा। ये पॉइंट लिखे होने चाहिए तो टीचर को पता लगे हाँ हाँ खम खर्चीली प्रणाली है। भले ही उसके पीछे आपने कुछ भी रामायण की कहानी लिख दी हो, इतना गहरा में थोड़ी जाएगा देखने के लिए। बस पॉइंट याद होने चाहिए कि अच्छा ऐसे पॉइंट थे, पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए मैं हर चीज़ को पॉइंट में लिखाता हूँ पैराग्राफ की बजाय। तो ये एक सवाल हमने देख लिया समावेशी शिक्षा से संबंध में। ठीक है, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वो है समावेशी शिक्षा के प्रतिमान। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 बार पूछा गया है पिछले 4 सालों में सवाल। ध्यान से देखो इसको। समावेशी शिक्षा के प्रतिमानों, समावेशन के विभिन्न प्रतिमान यानी मॉडल की व्याख्या कीजिए, या समावेशी शिक्षा के विभिन्न प्रतिमानों की व्याख्या कीजिए। देखो सवाल कभी कुछ भी आएगा, सवाल आएगा समावेशन के विभिन्न प्रतिमान या समावेशी शिक्षा के प्रतिमान। इंक्लूजन मॉडल आएगा या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन का मॉडल आएगा, दोनों का मतलब एक जैसा ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि यार मैं तो समावेशी शिक्षा के मॉडल पढ़ के आई थी और यहाँ तो समावेशन के मॉडल पूछ रहा है। भाई दोनों का मतलब एक ही है, समावेशन का मॉडल पूछिए, समावेशी शिक्षा का मॉडल पूछे। अंग्रेजी में हिंदी का सब प्रतिमान होगा,
अंग्रेजी का शब्द मॉडल होगा। जब भी कभी कंफ्यूज हो जाए तो अंग्रेजी का शब्द जरूर देखो, मॉडल वर्ड होगा, मॉडल। समावेशी शिक्षा के, मान लिया यहाँ पर कुछ और दे दिया, समावेशी शिक्षा के विभिन्न हर्दिमानों को, मतलब ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ मैं, कुछ और आ जाए, समझना है कि भाई होता क्या, तो अंग्रेजी का शब्द देखो, मॉडल वर्ड होगा। मॉडल का मतलब समझते हो? मॉडल का मतलब है कि भाई किस किस के प्रकार की होती है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं मान लिया दुकान पर गया और मैंने कहा यार मोबाइल की दिखाना, कौन कौन से मॉडल आपके पास हैं। अच्छा, सैमसंग का मॉडल भी है, वीवो का मॉडल भी है, आईफोन का मॉडल भी है, इसमें भी अलग अलग मॉडल है। तो मॉडल का समझ रहे हो ना, कई प्रकार की अलग अलग जो चीज़ें होती है उसको मॉडल कहते हैं ना। तो उसी प्रकार जो समावेशी शिक्षा होती है उसके भी कई मॉडल होते होंगे भाई, किस किस तरीके से पढ़ाई जाती हैं, एक ही मॉडल थोड़ी हो सकता है। जैसे मोबाइल के 36 मॉडल होते हैं, समावेशी शिक्षा के भी मॉडल होते होंगे। तो वही हमको देखने हैं समावेशी शिक्षा के प्रतिमान क्या हैं, मॉडल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो क्या है समावेशी शिक्षा की परिभाषा। जब ऐसा सवाल आएगा तो थोड़ी समावेशी शिक्षा की परिभाषा लिख दो और फिर आगे लिख दो समावेशी शिक्षा के प्रतिमान बता देने हैं, तो कौन कौन से आप आगे देखने हैं उनको, ठीक है। तो ये सवाल महत्वपूर्ण है, थोड़ी समावेशी शिक्षा की परिभाषा देते हुए, और फिर लास्ट में जैसे परिभाषा खत्म होगी तो लिख देना कि समावेशी शिक्षा के बहुत सारे प्रतिमान हैं जो निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से प्रतिमान हैं, कौन कौन से मॉडल हैं, तो ये सारे मॉडल हैं, 5 मॉडल को हमको यहाँ पर पढ़ना है। समावेशी शिक्षा के अनेक प्रतिमान निम्न हैं, यानी जो मॉडल हैं, तो बहुत सारे मॉडल हैं। तो पहला जो मॉडल है वो है समूह शिक्षण या दल शिक्षण प्रतिमान। अंग्रेजी का शब्द याद रखेंगे, टीम टीचिंग मॉडल। समूह, एक समूह के साथ, एक दल के साथ जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो इस प्रकार का प्रतिमान को ही टीम टीचिंग मॉडल कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी का शब्द भी याद रखना है, समूह शिक्षण या दल शिक्षण। दूसरा होता है पूर्ण समावेशन प्रतिमान, फुल इंक्लूजन मॉडल। तीसरा होता है व्यंग्य का अनुकूलित अधिगम प्रतिमान। ये कोई व्यक्ति है व्यंग्य, उसने दिया था, तो व्यंग्य का अनुकूलित अधिगम प्रतिमान। चौथा है समावेशी चक्र प्रतिमान और पांचवा है रणनीति व्यवधान प्रतिमान। तो पांचों के पांचों याद रखना है, समूह शिक्षण या दल शिक्षण प्रतिमान, पूर्ण समावेशन प्रतिमान, व्यंग्य का अनुकूलित अधिगम प्रतिमान, चौथा समावेशी चक्र प्रतिमान और पांचवा है रणनीति व्यवधान प्रतिमान। अंग्रेजी के शब्द भी याद रख सकते हैं, समूह शिक्षण या दल शिक्षण प्रतिमान को टीम टीचिंग मॉडल कहते हैं, फुल समावेशन प्रतिमान फुल इंक्लूजन मॉडल, व्यंग्य का अनुकूलित आधारित प्रतिमान व्यंग्य मॉडल, समावेशी चक्र प्रतिमान सर्कल ऑफ इंक्लूजन मॉडल और रणनीति व्यवधान प्रतिमान स्ट्रैटेजी इंटरवेंशन मॉडल। तो 5 प्रतिमान है, याद हो गए। एक बार और बोल देता हूँ ताकि सुन के कुछ तो याद हो। समूह शिक्षण प्रतिमान या दल शिक्षण प्रतिमान, दूसरा पूर्ण समावेशन प्रतिमान, तीसरा व्यंग्य का अनुकूलित अधिगम प्रतिमान, चौथा समावेशी चक्र प्रतिमान और पांचवा रणनीति व्यवधान प्रतिमान। तो पहला देखते हैं समूह शिक्षण प्रतिमान क्या होता है, टीम टीचिंग मेथड। समूह शिक्षण प्रतिमान एक ऐसा प्रतिमान है, एक ऐसा मॉडल है, किसका मॉडल है, समावेशी शिक्षा का ही, उसी को तो पढ़ रहे हैं। तो जो समूह शिक्षण प्रतिमान है वो समावेशी शिक्षा का एक ऐसा प्रतिमान है जिसमें समावेशी विद्यालयों में एक सामान्य शिक्षक और दूसरा विशिष्ट शिक्षक एक समूह के रूप में पढ़ाते हैं, समूह शिक्षण प्रतिमान कहलाता है। तो कैसा प्रतिमान है कि भाई जब समावेशी विद्यालय में 2 टीचर होंगे, एक सामान्य टीचर होगा और एक विशिष्ट टीचर होगा, जब ये दोनों पढ़ाते हैं ना एक साथ एक भावना से, तो उसको ही कहते हैं समूह शिक्षण प्रतिमान। समूह को समझ नहीं आ रहा, एक टीचर नहीं पढ़ा रहा है, एक समूह के रूप में दोनों के दोनों पढ़ा रहे हैं आपस में, तो उसे कहते हैं समूह शिक्षण। नाम है ना टीम टीचिंग, टीम का मतलब एक व्यक्ति थोड़ी है, टीम में तो 2-3 जाता, 2 या 3 व्यक्तियों से मिलकर टीम बनती है। तो इसी से बना हुआ है कि जब सामान्य विद्यालयों में सामान्य शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक किस विद्यालयों में, जो समावेशी विद्यालय होते हैं वहाँ पर एक टीम के भांति काम करते हैं, तो उसको समूह शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। कक्षा में जो सामान्य बालक होते हैं उन्हें सामान्य अध्यापक पढ़ाता है, और जो विशिष्ट बालक होते हैं जो सामान्य अध्यापक को नहीं पढ़ा पाते उन्हें विशिष्ट शिक्षक समझाता है। तो सामान्य से बात मैंने लिखी है कि कक्षा में जो सामान्य बालक होते हैं उन्हें सामान्य अध्यापक पढ़ाता है, और जो विशिष्ट बालक होते हैं जो सामान्य अध्यापक, इनको जो नहीं होगा, जिनको शब्द होगा यहाँ पर, ठीक है, जिनको सामान्य अध्यापक नहीं पढ़ा पाते उन्हें विशिष्ट अध्यापक समझाते हैं या पढ़ाते हैं। समूह शिक्षण प्रतिमान के लिए निम्न बातों को या ध्यान रखना होता है। तो हमने क्या कहा कि भाई 2 प्रकार के शिक्षक होते हैं, जो दोनों के दोनों एक टीम के रूप में पढ़ा रहे होते हैं, इसलिए समूह शिक्षण प्रतिमान कहलाता है। जो सामान्य अध्यापक होता है वो सामान्य बच्चों को पढ़ाता है, और साथ में वो जो विशिष्ट बालक को भी पढ़ाता है, लेकिन जो विशिष्ट बालक को कोई समस्या हो रही है समझने में, तो जो विशिष्ट शिक्षक होता है ना वो उसकी सहायता करता है फिर, इसलिए इसको समूह शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। आए समझ, यानी जो मेन टीचर है वो तो पढ़ा ही रहा है, साथ में जो सहायक प्रकृति का टीचर भी है एक, वो भी जो बच्चों को, मान ले कोई थोड़ा अंधा व्यक्ति है या थोड़ा कम सुन रहा है,
तो उसको ठीक से समझ नहीं आ रहा है, या फिर मान लें जो टीचर है वो आगे से पढ़ा रहा है और पीछे एक ऐसा व्यक्ति है जो भाषा नहीं समझ रहा टीचर की, तो कई बार आपने देखा होगा ना, एक ऐसे हाथों से इशारा करके समझाते हैं, तो उस प्रकार की वो जो विशिष्ट शिक्षक होता है, ट्रेनिंग दी जाती है, वो बच्चों को समझाता है फिर ऐसा ऐसा करके, ठीक है। तो इसे कहते हैं समूह शिक्षण प्रतिमान। अब समूह शिक्षण प्रतिमान के लिए क्या क्या बातें जरूरी होती है, तो 4-5 बातें याद रखनी है। पहला है योजना का निर्माण, दूसरा है शिक्षकों के बीच आपसी समन्वय आवश्यक है, तीसरा ईमानदारी, चौथा समय और पांचवा बालकों का विकास। यानी जो हम टीम टीचिंग कर रहे हैं भाई, क्या क्या जरूरी है, तो पहला है योजना का निर्माण। कक्षा में आने से पहले दोनों शिक्षक एक योजना बनाते हैं कि क्या, कैसे और कितना पढ़ाना है, किन विधियों, उपविधियों और सहायक सामग्री का उपयोग करना है, अर्थात निर्धारित योजना के तहत ही काम करते हैं, इससे पहले योजना बनाते हैं, ठीक है। तो कक्षा में जब टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए समूह शिक्षण प्रतिमान के तहत, तो भाई योजना बना लेते हैं कि आज कक्षा में क्या क्या, कौन सा विषय पढ़ाएंगे, किस प्रकार हमें आपस में पढ़ाना है, कितना पढ़ाएंगे, किस विधि का मैं प्रयोग करूं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, किस प्रकार उप सामग्री की जरूरत पड़ेगी, उन सब के बारे में जो कक्षा में आने से पहले ही जो सोच विचार करते हैं, तो उसको योजना का निर्माण कहते हैं। तो सबसे पहले योजना बनाते हैं। दूसरा है शिक्षकों के बीच आपसी समन्वय आवश्यक है। आपसी समन्वय का मतलब क्या है कि जो सामान्य टीचर है और जो विशिष्ट टीचर है, इन दोनों के बीच संबंध अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इसने एक दूसरे से झगड़ा कर रखा है, इसका मन इधर को है, तो जब तुम दोनों के बीच में ही आपसी संबंध नहीं है, तो तुम क्या पढ़ाओगे बच्चों को फिर कि आपस में रहना चाहिए। भाई तुम्हारे बीच अच्छे तालमेल होने चाहिए, तभी तो तुम तालमेल के साथ बच्चों को पढ़ाओगे कि हाँ हमें समावेश करना है। तुम आपस में समावेश नहीं है, तुम दोनों का मनमुटाव है, तो फिर कहाँ समावेशन होगा बच्चों का। तो यही है कि शिक्षकों के बीच आपसी समन्वय आवश्यक है। यह जब तक दोनों में आपसी संबंध बेहतर नहीं होंगे तो वे बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा सकते हैं, अर्थात उन्हें आपसी द्वेष नहीं होना चाहिए। द्वेष समझते हो ना, मनमुटाव नहीं होना चाहिए। पता लग रहा है कि दोनों के दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आपस में, अगर तो लंगा बहरा है कुछ और, तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे फिर। तो दूसरा जरूरी है, तो पहला भाई योजना का निर्माण करेंगे, दूसरा आपस में समन्वय करके आएंगे, तीसरा ईमानदारी, दोनों को अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना आवश्यक है, तभी वो बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। यानी ईमानदारी के साथ वहाँ पर आए पढ़ाने के लिए, ईमानदारी हो तभी तो पढ़ा पाएंगे। अब तुम अपनी स्टडी के प्रति तुम्हें ईमानदारी नहीं है तो कैसे पढ़ाओगे फिर। चौथा समय, समय को ध्यान में रखकर बच्चों को पढ़ाना है, अर्थात समय का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। तो समय के साथ आपको पढ़ाना है, ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल आए कक्षा में गप लड़ा रहे हो, दोनों के दोनों टीचर कह रहे हैं कि हाँ बताओ, एक इधर बैठे एक इधर बैठे और गप लड़ा रहे कि हाँ हाँ ठीक है यार कल ये हो गया। भाई पढ़ाने के लिए आए हो, आपस में गप लड़ाना नहीं है, तो समय का ध्यान रखना है। बालकों का विकास, इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से हमें बच्चों का विकास करना है। तो सामान्य सी बात है कि बच्चों का विकास के लिए ही तो पढ़ा रहे हैं, बच्चों को गुंडा बनाने के लिए, बच्चों को बेईमान बनाने के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं ना। तो ये है समावेशी शिक्षा का। तो जो टीम टीचिंग मॉडल है, समूह शिक्षण प्रतिमान, दल शिक्षण प्रतिमान, वो क्या है हमने इसको समझ लिया कि जब सामान्य शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक कक्षा में आते हैं, दोनों पढ़ाते हैं। जो सामान्य शिक्षक है वो पढ़ाता है, और जो उनको समस्या कुछ होती है तो विशेष शिक्षक फिर आपस में उसकी मदद करता रहता है कि भाई इस तरह समझाता है। और इसके लिए कुछ ज़रूरी होते हैं, इन पॉइंट को ध्यान में रखना है कि भाई योजना बनाते आने से पहले दोनों के बीच समन्वय होना जरूरी होता है, ईमानदारी से काम करना और समय का मतलब पाबंदी रखनी है, आपस में गप्पे नहीं लड़ाने हैं, और बालकों का विकास करना तो शिक्षा का उद्देश्य ही होता है। तो ये हमने पहला प्रतिमान देख लिया। अब दूसरा प्रतिमान देखते हैं, पूर्ण समावेशन प्रतिमान, फुल इंक्लूजन मॉडल। ये भी इसी की तरह मॉडल है, थोड़ा सा अंतर है इसमें, थोड़ा देख लो कैसा है। इस प्रतिमान में संपूर्ण कक्ष को पढ़ाने का दायित्व सामान्य अध्यापक का होता है, किंतु जो विशिष्ट बालक होते हैं जब उन्हें सीखने में समस्या आती है तो उन्हें विशिष्ट शिक्षक समझाता है। आ रही समझ। इससे पहले वाले में हमने क्या था कि जो पूरी कक्षा का दायित्व था ना, वो दोनों टीचरों के ऊपर था। ध्यान रखना, पहले वाले जो टीम टीचिंग मॉडल था, दोनों के दोनों पढ़ा रहे थे। लेकिन इसमें जो पूर्ण समावेशन प्रतिमान का मतलब होता है कि जो विशेष टीचर है ना, उसका कम दायित्व होता है, जो सामान्य टीचर है उसका ही पूरा का पूरा दायित्व होता है। और जब कहीं समस्या आती है तो ही वो उन बच्चों की सहायता करता है। जैसे कोई मान लो विशेष शिक्षक है, अब उसको बच्चे हैं जो समझ नहीं पा रहे, तब समझाएगा, उन पर नज़र रखता है, और विशेष अध्यापक अपनी विशिष्ट सामग्री के साथ कक्षा में आता है। तो इसमें क्या है कि एक विशिष्ट अध्यापक की भूमिका थोड़ी सी कम हो जाती है। वो आता तो है बच्चों को अपनी सामग्री के साथ पढ़ाने के लिए, लेकिन तभी वो ज़्यादातर पढ़ाने का प्रयास करेगा, समझाने का प्रयास करेगा, जो विशिष्ट अध्यापक उस चीज़ को नहीं समझा पा रहा हो। पहले वाले में ऐसा नहीं था, पहले वाले में दोनों समूह के रूप में काम करते, दोनों के दोनों मिलकर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सबको समझा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य सामान्य टीचर है वो ज़्यादा समझाने का प्रयास करेगा, और तभी वो जो विशिष्ट शिक्षक है वो प्रयोग में आएगा जब कोई बच्चा समझ ना पा रहा हो। तो आई समझ, पूरा दायित्व सामान्य शिक्षक का होता है पूर्ण समावेशन में।
और जो विशिष्ट अध्यापक होता है वो एक प्रकार के सामान्य अध्यापक की ही मदद कर रहा है। आए दोनों में अंतर, उसमें वो मदद नहीं कर रहा, बराबर का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक हेल्प की काम कर रहा हो, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी सामान्य अध्यापक की होती है और इसी आधार पर पूर्ण समावेशन होता है, इसलिए इसे पूर्ण समावेशन प्रतिमान कहते हैं। तो पूर्ण समावेशन प्रतिमान में आपने अंतर देखा कि पूरी जिम्मेदारी सामान्य टीचर की ही है। जो विशिष्ट अध्यापक है वो तभी एक प्रकार से उसकी सहायता कर रहा है, और जब बच्चे समझ नहीं पाते तब उनको समझाने का आदि का प्रयास करता है, और वो अपनी पूरी सामग्री के साथ ही कक्षा में आता है कि यार कोई बच्चा ना समझ पाए तो फिर मैं उसको समझाऊंगा। तो इसको ही कहते हैं पूर्ण समावेशन प्रतिमान। दोनों में अंतर भी करना है। जो टीम टीचिंग समूह का प्रतिमान था उसमें दोनों की पूरी जिम्मेदारी है। सामान्य टीचर की जिम्मेदारी उतनी है जितना विशिष्ट टीचर की है, क्योंकि बच्चे दोनों प्रकार के, दोनों एक समूह के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर सामान्य टीचर की जवाबदेही ज़्यादा हो जाती है, जो समूह फुल इंक्लूजन मॉडल है, और दूसरे टीचर की कम होती है, क्योंकि वो मदद के रूप में ही करता है, एक हेल्प करता है टीचर की। तो ये था दूसरा मॉडल। तीसरा है व्यंग्य का अनुकूलित अधिगम प्रतिमान। इसका सामान्य मतलब होता है कि बच्चों पर ना टीचर ज़्यादा यहाँ पर स्वतंत्रता छोड़ता है, मतलब बच्चे को अपने अनुसार करने दो, सीखने दो, स्वतंत्र रूप से छोड़ने का प्रयास करने की बात करता है व्यंग्य का अनुकूलित प्रतिमान। यानी अपने अनुकूल रहने दो बच्चे को, उसको करने दो, जो मन कर रहा हो वो करो, ज़्यादा उस पर दबाव मत डालो, ज़्यादा उसको रोको टोको मत, ज़्यादा निर्देश मत दो, करने दो उसको अपने मन की। इसे ही कहते हैं व्यंग्य का अनुकूलित अधिगम प्रतिमान। तो कैसे लिखना है इस प्रतिमान को? व्यक्तिगत प्रतिमान भी कहते हैं। यह समावेशी शिक्षा का एक ऐसा प्रतिमान है जिसमें बच्चों को सीखने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, अर्थात बच्चों को कक्षा में अपनी क्रियाकलापों को करने का पूर्ण मौका होता है। वे अपनी गति से सीखते हैं। सामान्य शिक्षक और सहायक शिक्षक इस प्रतिमान में बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और कोई समस्या आने पर उनकी सहायता भी करते हैं। तो व्यंग्य का ये प्रतिमान क्या कहता है कि जो बच्चे होते हैं उनको स्वतंत्र रूप से सीख देना चाहिए, उनको अपने आप करने दो, चीज़ों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दो। और जो दोनों के दोनों टीचर होंगे ना, उनका काम केवल ऑब्जर्वेशन करने का है कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कोई समस्या तो नहीं आ रही, कहीं चोट तो नहीं लग रही, केवल उसको देखो, रोको टोको मत बच्चे को ज़्यादा। प्रायः सामान्य बालकों को सामान्य अध्यापक देखता है और विशिष्ट बालकों को विशिष्ट अध्यापक, और अध्यापक बच्चों को समूह के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से निर्देशित आदेशित करता है, इसलिए इसे व्यक्तिगत प्रतिमान कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो व्यंग्य का अनुकूलित प्रतिमान है इसमें भाई बच्चे तो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, अब जो बच्चे सामान्य हैं उनको सामान्य अध्यापक देख रहा है, और जो लंगड़े लूड़े बैरे हैं यानी विशिष्ट, उनको विशिष्ट अध्यापक देख रहा है, और एक पर्टिकुलर रूप से देख रहा है चीज़ों को। मान लें एक बच्चा एक लूला इधर खेल रहा है, एक लंगड़ा इधर कर रहा है, कर रहा है, तो फिर वो जो बच्चे पर्टिकुलर देखेगा उनको एक व्यक्तिगत रूप से, अच्छी इसकी समस्या आ रही है, इसकी समस्या आ रही है इसकी, इसलिए इसको व्यक्तिगत प्रतिमान कहते हैं। व्यक्तिगत समझते हो ना, इंडिविजुअल रूप से देखेगा, ये नहीं पूरे समूह के रूप में कि हाँ हाँ यार सारे ने पढ़ दिया तो सारों ने पढ़ लिया, यानी सारे जो लंगे लूड़े बैरे हैं तो उनको हाँ ठीक है सबको समझ आ गया, नहीं, एक एक करके देखना आपको इनको। तो यही है व्यंग्य का अनुकूलित अधिगम प्रतिमान। तो व्यंग्य का अनुकूलित अधिगम प्रतिमान में क्या समझ आए कि एक ऐसा प्रतिमान है जो कहता है कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से चीज़ों को करने दो, उनको किसी भी प्रकार का ज़्यादा रोको टोको मत, क्योंकि जितना स्वतंत्र रूप से करेंगे उतना ही बेहतर सीखेंगे। तो इस प्रकार के प्रतिमान में भी जो टीचर होते हैं वो एक प्रकार क्या करते हैं, सहायक के रूप में करते हैं, मतलब देख रहे होते हैं बच्चों की गतिविधियों को देखना, निरीक्षण करना होता है। जो सामान्य टीचर होता है सामान्य बच्चों को देखता है, विशिष्ट टीचर विशिष्ट बच्चों को देखता है, और व्यक्तिगत रूप से उनकी समस्याओं का समाधान में करते रहते हैं। तो व्यंग्य का अनुकूलित अधिगम प्रतिमान भी आपको समझ आया। तो आइए ये भी समझ, अंतर भी समझना है सभी प्रतिमानों में। चौथा है समावेशन चक्र प्रतिमान। समावेशन चक्र प्रतिमान का सामान्य मतलब होता है कि ऐसा प्रतिमान होता है कि जहाँ पर सहायक जो सामान्य टीचर के साथ साथ विशिष्ट टीचर के साथ साथ जो उनके बच्चों के माता पिता, साथ ही साथ जो चिकित्सा और शिक्षा से संबंधित अन्य लोग भी होते हैं, जब सारे के सारे भाग लेते हैं ना, उसे ही कहते हैं समावेशन प्रतिमान, समावेशन चक्र प्रतिमान। समावेशन चक्र प्रतिमान, इससे पहले कि जो भी प्रतिमान देगा उसमें दो टीचर थे बस, ठीक है, सामान्य टीचर और सहायक टीचर, ये दोनों के दोनों पढ़ाते हैं, भाग लेते हैं पूरे अध्ययन क्रिया में। लेकिन यहाँ पर जब वो दोनों तो हैं ही, साथ में साथ उनके बच्चों के माता पिता भी इन्वॉल्व होंगे कि हाँ हाँ बच्चों को ऐसे पढ़ाना, बच्चों की क्या समस्या आ रही है, या जो बच्चों के चिकित्सा से संबंधित लोग हैं, या जो बड़े बड़े स्कॉलर आदि लोग हैं, शिक्षा से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हैं, वो सभी के सभी मिलकर पढ़ाने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार आपस में सहयोग करते हैं, तो उसे कहते हैं समावेशन चक्र प्रतिमान। तो थोड़ा समझ आया होगा क्या होता है समावेशन चक्र प्रतिमान। अब देखते हैं समावेशी शिक्षा का यह महत्वपूर्ण प्रतिमान है। यह प्रतिमान अत्यधिक व्यक्तिपरक होता है। इससे पहले वाला भी व्यक्तिपरक था, लेकिन और अधिक व्यक्तिपरक होता है। क्यों व्यक्तिपरक होता है?
इस प्रतिमान में 8 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं। तो समावेशन चक्रमान जो चक्र प्रतिमान होता है 8 वर्ष तक के बच्चों को ही टारगेट किया जाता है, उससे ऊपर के बच्चे नहीं होते इस प्रतिमान में। यह एक ऐसा प्रतिमान है जिसमें सामान्य शिक्षक, विशेष शिक्षक, बच्चों के माता पिता, चिकित्सा और शिक्षा से संबंधित जुड़े लोग भाग लेते हैं, क्योंकि माता पिता भली भांति जानते हैं कि उनके बच्चों की क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो बहुत अच्छा पॉइंट है भाई कि भाई एक माता पिता से ज़्यादा बेहतर अपने बच्चे को कौन जान सकता है। सबसे ज़्यादा तो वही जान सकती भाई मेरे बच्चे को कहाँ समस्या आती है, कैसे हल किया जा सकता है। तो वो भी इसमें भाग लेते हैं कि हाँ ऐसी समस्या है, इस प्रकार की समस्या है। साथ ही सभी लोग समय समय पर मीटिंग करते रहते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा और क्या नहीं, उन्हें कहाँ समस्या आ रही है और उन समस्याओं को किस प्रकार हल किया जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषता यह होती है कि सामान्य शिक्षक, विशेष शिक्षक, साथ साथ माता पिता, चिकित्सक और अन्य क्षेत्र के लोग भी इसमें भाग लेते हैं, है ना। तो ये भी समझ आया होगा समावेशी चक्र प्रतिमान ऐसा प्रतिमान होता है कि जो व्यक्तिपरक है। 8 वर्ष तक के ही बच्चों को आपको उसमें पढ़ाना होता है। और ये विशिष्ट क्यों अपने आप में, वो इसलिए है क्योंकि सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक के अलावा माता पिता, शिक्षक, जो शिक्षा से संबंधित जुड़े लोग हैं, चिकित्सा से संबंधित जुड़े लोग हैं, वो भी इसमें भाग लेते हैं। आपस में मीटिंग करते हैं, माता पिता अपने विचार रखते हैं, समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं बच्चों का, तो आपस में सहयोग करके पढ़ाते हैं। इस प्रकार के प्रतिमान को समावेशन चक्र प्रतिमान कहते हैं। चक्र समझ लो, चक्र के रूप में काम कर रहे होते हैं आपस में सारे के सारे मिलके। तो समावेशन चक्र प्रतिमान ये भी आपने समझ लिया है। तो आए समझिए भी, तो मुझे उम्मीद है आए तो होगा यार। अंतिम है रणनीति व्यवधान प्रतिमान। रणनीति व्यवधान, इसमें 3 चरण होते हैं, देखते हैं। यह भी समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रतिमान है जिसके मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। तो कौन कौन से चरण है? पहला प्रथम चरण है। इस चरण में एक ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है जो सामान्य बालकों और विशिष्ट बालकों के लिए उपयुक्त हो, ताकि दोनों एक समावेशन बेहतर तरीके से कर पाएँ। अर्थात ऐसा पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है जो समावेशी हो। तो रणनीति व्यवधान प्रतिमान मतलब रणनीति बनानी है आपको। 3 चरणों में रणनीति बन रही है। पहला चरण है कि आपको पाठ्यक्रम का निर्धारण करना है। कैसा पाठ्यक्रम हो? ऐसा पाठ्यक्रम हो कि जिसमें सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे दोनों का समावेशन हो सके। आपको ऐसा पाठ्यक्रम बनाना है कि दोनों के लिए उपयोगी हो। तो पहला चरण में हम निर्माण करते हैं योजना का, भाई एक पाठ योजना यानी पाठ्यक्रम ऐसा बनाना है। अब दूसरे चरण में हम क्या करते हैं कि पाठ योजना बनाते हैं। ये तो पाठ्यक्रम की योजना थी, भाई कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, पूरा सिलेबस कैसा होगा आपको। अब पाठ योजना यानी जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं कैसा पढ़ाना है। तो दूसरे चरण में क्या कर रहे हैं, इस चरण में शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ योजना का निर्माण करता है और फिर उसी पाठ योजना के आधार पर बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर अब पाठ योजना बना रहा है। मान लिया कोई पाठ मैंने यहाँ पर तो मैंने योजना बना ली, पाठ्यक्रम कैसा होगा, हिंदी पढ़ानी है, संस्कृत पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। अब यहाँ पर मान लिया मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी में जो मैं पाठ पढ़ाऊँगा, मान लिया मैं आपको वर्तनी पढ़ा रहा हूँ, तो वर्तनी से संबंधित पहले मैं सवाल पूछूंगा आपको कि क्या आप कुछ जानते हो, नहीं जानते आप। यदि आप जानेंगे तो उस ज्ञान के आधार पर फिर मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। इसको द्वितीय चरण कहते हैं, इसमें पाठ योजना बनती है। तो पहले में क्या बन रही थी, पाठ्यक्रम का पूरा निर्माण कर रहे थे। अब पाठ योजना, पाठ कैसे पढ़ाना, उसका निर्माण करते हैं। तृतीय चरण, इस चरण में बालकों को सामाजिक कौशल सीखने पर बल दिया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेकर बच्चों को सामूहिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है और इनसे उनमें सामाजिक कौशल विकास होता है। तो इस चरण में बहुत सारी उनको गतिविधियां कराई जाती है। कौशल का विकास, सामाजिक कौशल समझते हो, यानी समाज के लायक कैसे बनाना है उनको। कई सारी आप प्रदर्शनी कर सकते हो, कार्यक्रम कर सकते हो जिससे लोग आएँ, वो समाज में भागीदारी लें। स्कूल में कई सारे प्रोग्राम होते हैं, तो उनसे बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास होता है कि समाज में खुद को कैसे एडजस्ट करना है, समाज में कैसे रहना है, समाज के लोगों के साथ कैसे बोलना है, समाज में क्या करना है। तो सामाजिक कौशल का विकास उनमें होता रहता है। तो ये था रणनीति व्यवधान प्रतिमान। इस रणनीति व्यवधान प्रतिमान के 3 चरण होते हैं। पहले चरण में एक हम पूरी पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, पूरी योजना बनाते हैं, भाई पूरा पाठ्यक्रम हमारा कैसा होगा। दूसरा में हम वहाँ पर पाठ्यचर्या की योजना बनाते हैं कि भाई अब पाठ्यचर्या कैसे बनानी है। मैं पाठ को पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो मैं पाठ योजना, ठीक है, कि मैं पाठ जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, उस पाठ कैसे पढ़ाऊँगा, बच्चों का पूर्व ज्ञान कितना है, नवीन ज्ञान से उसको कैसे जोड़ूंगा। और तीसरे चरण में हम बालकों के सामाजिक कौशल का विकास करते हैं, क्योंकि हमें मुख्य रूप से भाई बच्चों को समाज के लायक तो बनाना है, भाई आगे जाके समाज का अंग बनना उनको। तो ये था रणनीति व्यवधान प्रतिमान। तो ये हमने 5 प्रतिमान देखे। किसके प्रतिमान देखे, किसके प्रतिमान है, समावेशी शिक्षा का। यानी समावेशी शिक्षा को हम किस किस तरह से देते हैं। तो 5 तरीके होते हैं समावेशी शिक्षा को देने के।
पहला था समूह शिक्षण प्रतिमान। आइए समझिए, समूह शिक्षण प्रतिमान, दल शिक्षण प्रतिमान क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों के दोनों शिक्षक, जो सामान्य शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक है, दोनों के दोनों आपस में एक समूह के रूप में कार्य करते हैं। दोनों की बराबर की जिम्मेदारी होती है बच्चों को पढ़ाने की, इसलिए इसको दल शिक्षण है, समूह शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। इसमें 4-5 बातें ध्यान रखनी होती हैं। पहली जो बात थी कि भाई क्या है, एक योजना बनाते हैं पहले से जब कक्षा में आते हैं कि भाई क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना। दूसरा, दोनों में आपसी समन्वय भी होता है, ये नहीं कि दोनों के दोनों मनमुटाव है तो जब आपस में तुम्हारा द्वेष रहेगा तो बच्चों को क्या समावेशन करवाओगे, आप क्या पढ़ाओगे। तो दूसरा था। तीसरा, ईमानदार रहेंगे। चौथा, समय का सदुपयोग करेंगे। और पाँचवा, बालकों का विकास तो करना ही है। तो देखो ये 5 पॉइंट तो मुझे भी वैसे याद हो गए, मैंने भी तो ज़्यादा थोड़ी पढ़ा इस चीज़ को। तो ये था बिल्कुल आसान सा। दूसरा, पूर्ण समावेशन प्रतिमान। पूर्ण समावेशन प्रतिमान समूह शिक्षण प्रतिमान जैसा ही होता है, लेकिन बस अंतर इतना है कि इसमें पूरी की पूरी जिम्मेवारी सामान्य शिक्षक की होती है। जो विशिष्ट शिक्षक होता है वो केवल हेल्प करता है, सहायता करता है जो सामान्य शिक्षक की है। और जब बच्चों को समस्या होती है समझने में तो वहाँ पर वो अपने उपकरण आदि से उनको समझाने का प्रयास करता रहता है। तो पूर्ण समावेशन प्रतिमान ये था ना। बैंक का अनुकूलित आधारित प्रतिमान, तो बैंक यही कहता है कि भाई बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दो, सीखने दो अलग अलग। उनको इसको व्यक्तिगत प्रतिमान भी कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से बच्चों पर ध्यान दो। जो सामान्य शिक्षक है वो सामान्य बच्चों को देख रहा है, विशेष शिक्षक विशेष बच्चों को देख रहा है। आपको ज़्यादा नियम कायदे कानून नहीं थोपने हैं, उनको दिशा निर्देश आदि कम देना है, अपने अनुसार सीखने दो बच्चों को। तो ये था समावेशन चक्र प्रतिमान। समावेशन चक्र प्रतिमान एक ऐसा प्रतिमान है, इसको हमने क्या कहा था कि 8 वर्ष तक के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। समावेशन चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें विशिष्ट शिक्षक, सामान्य शिक्षक, बच्चों के माता पिता और चिकित्सा और शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े हुए लोग सभी के सभी भागीदारी निभाते हैं अपनी इसमें शिक्षा को देने के लिए, है ना। क्योंकि जो माता पिता ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उनके बच्चों की समस्या क्या है, उनको कैसे समझाया जा सकता है, कैसे पढ़ाया जा सकता है। तो ये पूरा एक समूह के रूप में कार्य करने का प्रयास करते हैं, इसको समावेशी चक्र प्रतिमान कहते हैं। और अंततः रणनीति व्यवधान प्रतिमान, इसके 3 चरण थे। पहला चरण हमने देखा भाई पाठ्यक्रम कैसा बनेगा उसकी योजना बनानी है। दूसरा, पाठ कैसे पढ़ाना है उस संबंधी योजना है। और तीसरा, बच्चे में सामाजिक कौशल का विकास करना है। सामाजिक कौशल किसके लिए विकसित करना है? जो समाज के दिव्यांग बच्चे हों उनके लिए तो हैं कि भाई आगे जाके अपने को एडजस्ट कर सके, हो ना। तो रणनीति व्यवधान प्रतिमान। तो आइए समाज शिक्षा के अनेक मतलब 5 प्रतिमान हमने देख लिए हैं। महत्वपूर्ण सवाल था, ठीक है। समूह शिक्षण प्रतिमान, पूर्ण समावेशन प्रतिमान, बैंक अनुकूलित आधारित प्रतिमान, समावेशन चक्र प्रतिमान। अंग्रेजी भी याद रखना, मे बी कभी ये पूरा 16 नंबर में आएगा तो पूरा ही आएगा, लेकिन मान लिया 4-4 नंबर में टीम टीचिंग मॉडल आ जाए तो पता तो हो कि टीम टीचिंग क्या होता है। हिंदी में तो कुछ भी हो सकता है, जब 16 नंबर में लिखोगे तब तो हिंदी वाली लिख देने हैं, लेकिन मान लिया 4 नंबर में यहाँ कुछ और लिखा रहे तो अंग्रेजी तो समझ आए कि क्या लिखा है, तभी तो लिख पाओगे। तो ये हमने समझ लिया इस चीज़ को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आया होगा। तो ये था समावेशी शिक्षा पर एक और भी। अब समावेशी, क्योंकि जो आज थोड़ी समस्या हो रही है इस मोबाइल में, छोटे छोटे लेक्चर बन रहे हैं, छोटे तो क्या है, अब मुझे इसी पर समावेशी शिक्षा पर एक और लेक्चर दूंगा मैं, छोटा होगा 20-25 मिनट का, जिसमें मुझे 2-3 पॉइंट समझाने हैं। ये 16-16 नंबर के तो मैंने पढ़ा दिए, 4-4 नंबर में ज़्यादा पूछता है, ठीक है। लेकिन मान लें कि 16 नंबर में पूछते तो थोड़ा सा करना कि समावेशी शिक्षा की क्या चुनौतियाँ हैं आज के दिन में, इनके सामने क्या क्या बाधाएँ हैं। भाई हम समावेशी शिक्षा तो देना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन क्या समस्याएं तो हैं, कुछ तो हैं, देखना। और दूसरा है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। सिद्धांत पूछे या प्रकृति पूछे, 4 नंबर के सवाल होते हैं ज़्यादातर, तो वो भी देखने। तो इसके बाद अगला एक छोटा सा लेक्चर बनाऊंगा मैं, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत या समावेशी शिक्षा की बाधाएं 2 अलग अलग आएंगे, उसको भी देखना, ठीक है। 4 नंबर के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये दोनों के दोनों चीज़ें जो। तो इसमें इसी लेक्चर को मैं इसके बाद बनाता हूँ, ठीक है। तो देखो, तो दूसरा लेक्चर भी मैं कंप्लीट हो गया आपके लिए, इसके बाद एक और बनाऊंगा, तीसरा होगा।